हाँ जी, नमस्कार। स्वागत है सफलता आईएएस में। आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं बेतवा नदी और सिंध नदी के बारे में। इसकी लास्ट क्लास में हमने चंबल नदी के बारे में पढ़ा था। यहाँ पर हम ये देख रहे थे कि मध्य प्रदेश की जो उत्तर पूर्व की ओर नदियां प्रवाहित होती हैं, इन उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदियों के अंतर्गत, जैसे हमने कल एक तंत्र डिवाइड किया था, स्वतंत्र प्रवाह और सहायक प्रवाह। स्वतंत्र प्रवाह में तीन नदियां हैं, नर्मदा, ताप्ती, माही। जिन तीनों का ही निकास कहां पर होता है? अरब सागर में, खंबात की खाड़ी में होता है। सहायक नदी तंत्र के अंदर हम ये देखते हैं कि यहाँ पर दो तंत्रों को शामिल किया जाता है, गंगा यमुना नदी का तंत्र और गोदावरी का तंत्र। गंगा यमुना का जो तंत्र है वो उत्तर पूर्व दिशा में प्रवाहित होता है, गोदावरी का तंत्र दक्षिण दिशा में प्रवाहित होता है। अभी हम जो स्टडी कर रहे हैं, अभी तक की क्लासों में जो हमने स्टडी की थी, इसमें एक लास्ट क्लास हम कर चुके हैं रिवर सिस्टम के ऊपर। उसमें केवल हम अभी गंगा यमुना तंत्र के बारे में बात कर रहे हैं, जो उत्तर पूर्वी दिशा में प्रवाह होता है। और इसके अंतर्गत चंबल नदी की हम कल स्टडी कर चुके थे। अब आपकी बचती है सिंध, बेतवा। इन दो नदियों को आज कंप्लीट करने का, हो सकता है कैन तक आज हम कंप्लीट कर लें, और उसके बाद हम पढ़ेंगे टॉन्स। ये दोनों नदियां यमुना नदी के साथ जाकर मिलती हैं, और टॉन्स और सोन जो नदी है ये गंगा नदी के तंत्र से जुड़ी हुई, इसलिए इसको हम पूरा बोलते हैं गंगा यमुना का अपवाह तंत्र, क्योंकि यमुना भी गंगा की एक सहायक नदी है। क्लियर हुआ यहां तक? तो अभी की जो हम क्लासें पढ़ेंगे वो पहले गंगा यमुना ड्रेनेज को कंप्लीट करेंगे, या इसको उत्तर पूर्वी प्रवाह बोल सकते हैं, जिसमें लास्ट क्लास में हमने चंबल नदी की डिटेल स्टडी कर ली थी। आज की क्लास में हम सिंध और बेतवा नदी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसे सिंध नदी से। ठीक है, तो ये तंत्र हम देख चुके थे। तो उत्तर पूर्व में पहला तंत्र है चंबल का, चंबल के बाद आती है सिंध। तो ये दो नदियां हम चंबल को पढ़ चुके हैं। आज की क्लास में हम सिंध और बेतवा के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद आती है केन नदी। ये चारों ही नदियां यमुना नदी के साथ जाकर मिलती हैं, और यमुना नदी गंगा में मिल जाती, फिर गंगा से मध्य प्रदेश में टॉन्स और सोन नदी निकलती है। तो ये पूरे का पूरा उत्तर पूर्व का प्रभाव होता है। पूर्वी अमरकंटक की पहाड़ियों से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती नर्मदा नदी। नर्मदा नदी के दक्षिण में ही हमें मिलती है ताप्ती नदी, उत्तर में माही नदी है। दक्षिण की ओर प्रवाहित होने वाले तंत्र में वेनगंगा नदी। इसके अलावा वेनगंगा की जो सहायक नदियां हैं, वर्धा, पेंच, कानन वगैरह, वो सब मिलकर गोदावरी के साथ जाकर मिल जाते। तो ये दक्षिण का प्रवाह, ये उत्तर पूर्व का प्रवाह, ये पश्चिम का प्रवाह। अभी की क्लासों में हम केवल गंगा यमुना सिस्टम की बातें करेंगे, जिसमें चंबल पढ़ चुके हैं। तो आज की क्लास होगी हमारी सिंध और बेतवा नदी पर। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास सिंध और बेतवा नदी। तो सबसे पहले यहां पर हम समझेंगे सिंध नदी के बारे में। तो सिंध नदी की अगर हम बात करें तो सिंध नदी का ओरिजिन कहां? देखो, नदियों के अंदर यही 3-4 पॉइंट है जो हमेशा आपको याद रखने हैं। नदी का ओरिजिन कहां से होता है, नदी का मुहाना कहां पर है, नदी की ट्रिब्यूटरी क्या है, नदी का जो कोर्स है, जो अपवाह है, वो कहां पर है, इसके ऊपर कोई डैम वगैरह अगर बना हुआ है या कोई वाटरफॉल अगर बना हुआ है। तो इस तरीके की चीजें हमेशा नदियों के अंदर आपको पढ़नी होती। कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। जब तक हम ये याद नहीं रखेंगे कि नदी किस किस जिले से होकर प्रवाहित होती है, तब तक आपके कॉन्सेप्ट कभी भी सही नहीं हो पाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिंध नदी की। सिंध नदी की अगर हम बात करें तो सिंध नदी के अपवाह तंत्र का संबंध मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, दो राज्यों के साथ मिलता है। अपवाह तंत्र किसके साथ मिलेगा? मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। मध्य प्रदेश से निकलने के बाद यह नदी उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है, और उत्तर प्रदेश में यमुना नदी से जाकर मिल जाती है। जिस स्थान पर मिलती है उसे कहा जाता है जालौन, और मध्य प्रदेश के जिस स्थान से इस नदी का उद्गम होता है उसे कहा जाता है विदिशा की लटेरी तहसील। तो सिंध नदी का उद्गम विदिशा की लटेरी तहसील से होता है। मध्य प्रदेश से निकलने के बाद ये उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है, और उत्तर प्रदेश में यमुना नदी के साथ जालौन में जाके मिल जाती है। अब पूरे मध्य प्रदेश के अंदर किन किन जिलों से इस नदी का प्रवाह मिलता है, और उसके बाद उत्तर प्रदेश के किस जिले में इसका प्रवाह मिलता है, उसको जरा समझते हैं। तो इस नदी के उद्गम की अगर हम बात करें तो इस नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के कहां से हो रहा था? विदिशा जिले से। इसके बाद ये मध्य प्रदेश के कई जिलों से होते हुए उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित होती है, और आगे जाके यमुना नदी से जालौन में जाके मिल जाती है। तो इसका मिलन किससे होता है? यमुना नदी से, और कहां पर? जालौन में। तो इतनी बात पहले आपको याद रखनी है। तो इस नदी का जो उद्गम है वो कहां से होता है? विदिशा जिले की लटेरी तहसील से।
तो सबसे पहले 2 पॉइंट क्लियर होना चाहिए कि सिंध नदी का उद्गम कहां से होता है, विदिशा जिले की लटेरी तहसील से, मध्य प्रदेश के जिलों से होते हुए उत्तर प्रदेश के जालौन में ये यमुना नदी के साथ जाकर मिल जाती है। तो ये इसका मुहाना हो गया। तो 2 पॉइंट क्लियर हो गए। तो उद्गम बता सकते हैं, मुहाना बता सकते हैं। इसके बाद आपको जब तीसरा पॉइंट बताना हो तो वो है इसका अपवाह मार्ग की जो कोर्स सिस्टम है पूरे का पूरा, कि किस किस जिले से ये नदी होकर प्रवाहित होती है। तो जैसे ही आप विदिशा में जाएंगे तो विदिशा से जैसे ही आप ऊपर बढ़ेंगे तो विदिशा से ऊपर आपको मिलेगा अशोकनगर। तो विदिशा से निकलने के बाद ये नदी कहां प्रवेश करेगी, अशोकनगर के अंदर। ठीक है, जैसे ही विदिशा से अशोकनगर में प्रवेश करेगी, अशोकनगर के बाद आप इधर जाएंगे तो अगर यहां पर अशोकनगर है तो अशोकनगर के वेस्ट में हमें क्या मिलता है, गुना जिला मिलता है। तो यहां पर क्या याद रखेंगे, तो विदिशा से निकलने के बाद अशोकनगर, अशोकनगर से कहां पर जाएगी ये नदी, गुना में प्रवेश करेगी। गुना से निकलने के बाद यहां पर अगर हम जाएंगे तो शिवपुरी जिला मिलेगा। तो विदिशा, अशोकनगर, गुना, और गुना से प्रवेश करेगी शिवपुरी जिले में। शिवपुरी के बाद ये दतिया और ग्वालियर जिले की सीमा बनाते हुए प्रवेश कर जाती है भिंड जिले में। तो क्लियर हुआ। तो उद्गम कहां से हुआ, विदिशा जिले से। विदिशा से निकलने के बाद अशोकनगर और गुना से होते हुए दतिया और ग्वालियर जिले की सीमा बनाते हुए प्रवेश करती है भिंड जिले में। तो ये पूरे के पूरे जिलों का तंत्र आपको याद होना चाहिए, तब आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो पाएगा, तभी आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ भी हमें पूरी नदी आती है। अगर हम ऊपर से मोटा मोटा पढ़ लेते तो फिर मन में आता है कि आखिर ये मध्य प्रदेश के किन जिलों से प्रभावित होती है। तो ऐसी कभी प्रॉब्लम ना आए तो पहले से ही पूरा कंप्लीट करके रखेंगे। तो विदिशा जिले की लटेरी तहसील से उद्गम हुआ, पहला जिला इसके ऊपर मिलेगा। दूसरा ये किस जिले में प्रवेश करती है, अशोकनगर में। तीसरा गुना जिले में, चौथा शिवपुरी में, पांचवा ग्वालियर में, छठवां दतिया दोनों की सीमा पर, और सातवां जिला है भिंड। तो भिंड जिले के बाद ये प्रवेश कर जाएगी उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश के जालौन में जाकर ये यमुना नदी से मिल जाएगी। क्लियर हो गया इतना यहां तक। इसके बाद इस नदी की कुछ सहायक नदियां हमें पढ़नी है। तो यहां पर केवल हम उद्गम के 3 पॉइंट बता सकते हैं, उद्गम, मुहाना और अपवाह। इसकी सहायक नदियों की अगर हम बात करें तो श्योपुर जिले से निकलकर एक नदी आती है जो श्योपुर से होते हुए प्रवेश करेगी मुरैना में। तो श्योपुर, मुरैना, और मुरैना के साथ भिंड की सीमा बनाते हुए यहां पर जो जिला मिलेगा वो इटावा मिलेगा। तो ये जालौन को यहां से हटा देते हैं, जालौन आगे ही मिलेगा, तो यहां से कंफ्यूजन होगा आपको। तो यहां से हम इटावा लिख सकते हैं। तो यहां पर ये जिला जो है वो जालौन है, और ये जो जिला मिलेगा ये इटावा मिलेगा। तो ये कहां पर मिलती है, इटावा में मिल जाएगी। तो इटावा में जाकर ये किस नदी से मिलेगी, तो हमारी सिंध नदी से जाकर ये मिल जाएगी। क्लियर हुआ। तो इस नदी का नाम क्या है, कुंवारी नदी। तो क्या कहा जाता है इसको, कुंवारी नदी। तो कुंवारी नदी का उद्गम कहां से होता है, श्योपुर से। श्योपुर से प्रवाहित होते हुए प्रवेश करेगी मुरैना में, मुरैना के बाद जाएगी भिंड में, और भिंड के बाद इटावा जिले में जाकर सिंध नदी के साथ जाकर ये मिल जाएगी। तो ये पहली सहायक नदी होती है हमारी कुंवारी नदी। और ये किस हैंड पर मिलेगी, ये हमें लेफ्ट हैंड की प्रमुख सहायक नदी मिल जाएगी। राइट हैंड पर इससे मिलने वाली नदी है जिसका नाम है पाहुंच नदी। पाहुंच भी बोला जाता है, पाहुंच भी बोला जाता है। तो इसको पाहुंच, कई जगह पर पाहुंच लिखा रहता है इस तरीके से। तो पाहुंच, यहाँ पाहुंच का मतलब एक ही रहेगा। इस नदी का जो उद्गम होता है वो निवाड़ी टीकमगढ़ से होता है। तो टीकमगढ़, यहाँ ऊपर निवाड़ी याद रख सकते हैं। तो टीकमगढ़, निवाड़ी मतलब विंध्य रेंज के आसपास से इसका उद्गम होगा, तो उसकी पहाड़ियों से निकलने के बाद, तो टीकमगढ़ निवाड़ी से निकलने के बाद ये उत्तर प्रदेश में प्रवेश करेगी। उत्तर प्रदेश के बाद पुनः ये दतिया, दतिया के बाद भिंड। तो दतिया और भिंड जिले की सीमा बनाते हुए कोटा में ही जाकर, तो ये नदी भी कहां पर मिलेगी, इटावा में। इटावा में ही जाकर ये सिंध नदी से मिल जाएगी। तो सिंध नदी से मिलने वाली 2 नदियां हमने पढ़ी। पहली जो नदी हम देखते हैं वो है हमारी कुंवारी नदी, जो लेफ्ट हैंड से श्योपुर, मुरैना, भिंड जिलों से आकर इटावा में मिलती है। दूसरी हम कह सकते हैं पाहुंच नदी, जो टीकमगढ़, निवाड़ी से निकलकर दतिया और भिंड जिले की सीमा बनाते हुए इटावा में जाकर सिंध नदी से मिल जाएगी। 2 नदियां हो गई। इसके बाद एक नदी और मिलती है जो केवल शिवपुरी जिले के अंदर ही मिलेंगे, जिसको कहते हैं महुअर नदी। तो महुअर नदी केवल हमें शिवपुरी जिले के अंदर ही मिल जाएगी और शिवपुरी में ही जाकर इससे मिल जाती है। तो यहां तक समझ में आया।
तो यहां तक हमने ये देखा कि सिंध नदी का उद्गम कहां से होता है, तो सिंध नदी का उद्गम होता है विदिशा जिले की लटेरी तहसील से। यह नदी मध्य प्रदेश के किन जिलों से प्रवाहित होती, तो विदिशा, विदिशा के बाद अशोकनगर, अशोकनगर से गुना, फिर शिवपुरी, शिवपुरी से ग्वालियर और दतिया, ग्वालियर दतिया से भिंड, और भिंड के बाद ये मिल जाती है जाके जालौन में यमुना नदी के साथ। इसकी सहायक नदियों की बात करें तो श्योपुर, मुरैना, भिंड से होते हुए इटावा में इससे मिलने वाली है कुंवारी नदी, और टीकमगढ़, निवाड़ी, झांसी, दतिया और भिंड जिले से होते हुए इटावा के अंदर मिलने वाली है इससे पाहुच नदी, और शिवपुरी जिले के अंदर ही इससे मिल जाती छोटी सी माहुर नदी। क्लियर हुआ यहां तक। इसी नदी पर शिवपुरी जिले में आपका एक अटल सागर, यहाँ माता टीला डैम बना हुआ है। तो माता टीला डैम किस नदी पर है, शिवपुरी जिले में। सिंध नदी की सबसे प्रमुख और सबसे बड़ी परियोजनाओं में शामिल है माता टीला डैम। अभी याद रखना एक चीज को कि जितने भी मैं आपको नदियों के साथ, जैसे हमने चंबल नदी के साथ गांधी सागर, राणा सागर, जवाहर सागर और कोटा बैराज डैम पढ़े थे, इन डैम के ऊपर अभी हम केवल देखते जा रहे हैं कि कौन सा डैम किस नदी पर बना हुआ है। इन डैमों की जो डिटेल स्टडी करेंगे वो हम अलग से मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट का टॉपिक लेकर आएंगे, बहुउद्देशीय परियोजनाएं। उसके साथ हम देखेंगे कि ये डैम कब बनाए गए थे, इसका जो हाइड्रो पावर है वो कितना है, कितनी जल विद्युत क्षमता है इसकी, कितना इसका यूज सिंचाई में किया जाता है, तो वो डिटेल स्टडी आपकी अलग से की जाएगी। अभी केवल हम डैम का नाम याद रखेंगे, अटल सागर, मड़ीखेड़ा शिवपुरी जिले में सिंध नदी पर स्थित है। यहीं पर मोहिनी सागर करके भी एक जलाशय मिल जाता है। क्लियर हो गया। तो सिंध नदी की सबसे पहले अगर हम बात करें तो सिंध नदी में दो चीजें याद रखनी है कि सिंध नदी का उद्गम कहां से होता है। हम कहेंगे सिंध नदी का उद्गम लटेरी तहसील से विदिशा जिले से होता है। सिंध नदी का मुहाना कहां पर है, हम कहेंगे यमुना नदी के जालौन में। सिंध नदी से मिलने वाली नदी का नाम क्या है, कुंवारी नदी, और दूसरी नदी का नाम क्या है, पाहुच नदी। कुंवारी नदी कहां से आती है, यहां पर हम बना सकते हैं, यह नदी श्योपुर जिले से आती है। श्योपुर के बाद मुरैना जिले में इंटर करती है, और मुरैना के बाद भिंड जिले के साथ सीमा बनाते हुए इटावा में जाकर सिंध नदी से मिल जाती है। जो प्रमुख नदी है वो है हमारी सिंध नदी। पाहुच नदी की बात करें तो ये टीकमगढ़ या निवाड़ी भी कह सकते हैं, निवाड़ी से निकलती है झांसी जिले से होते हुए उत्तर प्रदेश के। इसके बाद ये दतिया और भिंड जिले की सीमा बनाते हुए इटावा में जाकर फिर से सिंध नदी से मिल जाती है। ये हमारी मुख्य नदी है सिंध नदी, और शिवपुरी जिले के अंदर ही हमें मिल जाती है यहाँ पर कौन सी, महुवर नदी। तो ये छोटी सी सिंध नदी की कहानी हो गई। तो डाटा लिख सकते हो, तो सिंध नदी का उद्गम लटेरी तहसील विदिशा से होता है। मुहाना यमुना के जालौन में है। लेंथ 470 किलोमीटर है, जिसमें से 640 किलोमीटर ये नदी केवल मध्य प्रदेश में प्रवाहित होती है। इसकी सहायक नदियों में कुंवारी, महुवर और पाहुच आती हैं। और इसमें भी याद रखना कि जो कुंवारी नदी है ये लेफ्ट हैंड की नदी है, और ये जो दो नदियां हैं ये राइट हैंड की नदियां। डैम की बात करें तो इस पर एक डैम बना हुआ अटल सागर, और दूसरा याद रख सकते हैं इसके ऊपर मोहिनी सागर। वाटरफॉल की बात करें तो इसके ऊपर पावा, बूढ़ा खो या भूरा खो और सुल्तानगढ़। तो पावा, भूरा खो और सुल्तानगढ़ तीनों ही जलप्रपात आपके शिवपुरी जिले में स्थित है। तो बस इतना सा ही सिंध नदी के बारे में हमें यहाँ पर याद रखना। तो सिंध नदी का उद्गम कहां से हुआ है, विदिशा की लटेरी तहसील से। इस नदी का मुहाना कहां पर है, जालौन जिले में यमुना नदी के साथ, और इटावा में इससे दो नदियां मिलती हैं, पाहुच नदी और कुंवारी नदी, और एक नदी शिवपुरी में मिलती है जिसको कहते हैं महुवर नदी। शिवपुरी जिले में ही इस पर 3 जलप्रपात बने हुए हैं, जिसमें सुल्तानगढ़, पावा और बुराको, और शिवपुरी जिले में ही इस पर मोहिनी सागर और अटल सागर जलाशय यहाँ डैम बने हुए हैं। और शिवपुरी जिले में सारा देखो कंस्ट्रक्शन शिवपुरी जिले में आ रहा है। शिवपुरी जिले में ही अटल सागर या मड़ीखेड़ा के ऊपर से एक पुल बनाया गया जिसको कहते हैं अमोला पुल। तो शिवपुरी के अंदर ही हमें अमोला पुल मिलता है, जिसकी लंबाई है लगभग 200 मीटर, जो मध्य प्रदेश के NH27, ठीक है, सॉरी NH27 नेशनल हाईवे 27 पर बना हुआ है शिवपुरी जिले के अंदर, जो मध्य प्रदेश में सबसे लंबा पुल भी है। तो मध्य प्रदेश के सबसे लंबे पुलों में आता है अमोला पुल, जो इसी अटल सागर मड़ीखेड़ा डैम पर सिंध नदी पर शिवपुरी जिले में बना हुआ है। यहां तक क्लियर हुआ सारा, ठीक है। तो ये 2 डैम आ जाएंगे हमारे। इसके बाद हम पढ़ेंगे यहां पर बेतवा नदी के बारे में। तो सिंध के बाद जो दूसरी प्रमुख नदी आती है वो है बेतवा।
बेतवा नदी के अगर हम बात करें तो बेतवा नदी का संबंध भी दो राज्यों से है। पहला है मध्य प्रदेश और दूसरा है उत्तर प्रदेश। मध्य प्रदेश के निकलने के बाद ये नदी, तो मध्य प्रदेश से निकलने के बाद प्रवेश करती है उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश के यमुना में जाके बांदा के पास ये हमीरपुर के पास जाकर ये यमुना नदी से मिल जाती है। ठीक है, और उद्गम कहाँ से होता है इसका? कुमरा गांव रायसेन से। तो बेतवा नदी का उद्गम कहाँ से है? तो यहाँ से 2 पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। उद्गम कुमरा गांव रायसेन से, और मुहाना इस नदी का जो मिलता है वो कहाँ पर मिलता है? यमुना में, उत्तर प्रदेश के अंदर हमीरपुर के निकट। और प्रवाह क्षेत्र जो मिलेगा वो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों जिलों में मिलेगा। अब इसको मध्य प्रदेश के अंदर इसकी स्थिति देखते हैं कि इस नदी की मध्य प्रदेश के अंदर स्थिति क्या है। तो मध्य प्रदेश के कुमरा गांव से इस नदी का उद्गम होता है। मध्य प्रदेश के कुमरा गांव से निकलने के बाद, रायसेन से निकलने के बाद ये नदी प्रवेश करती है भोपाल में। तो उद्गम कहां से हुआ? रायसेन के कुमरा गांव में। रायसेन से कुमरा गांव से निकलने के बाद ये नदी प्रवेश करेगी भोपाल में। भोपाल से होते हुए ये नदी प्रवेश कर जाती है विदिशा जिले में। तो पहला जिला मिलेगा इस पे रायसेन। रायसेन के बाद ये नदी प्रवेश करेगी विदिशा में, और विदिशा भोपाल, और भोपाल से होते हुए प्रवेश कर जाती है विदिशा में। इसके बाद ये फिर लेफ्ट राइट की ओर मुड़ेगी, और राइट की ओर अगला जो जिला मिलता वो है सागर जिला। तो अगली बार ये प्रवेश करेगी सागर जिले के अंदर। तो कहाँ से निकली ये नदी? रायसेन के कुमरा गांव से। इसके बाद भोपाल की सीमा बनाते हुए प्रवेश कर जाती है विदिशा में, और विदिशा के बाद ये नदी प्रवेश करती है सागर जिले में। तो ये मध्य प्रदेश के 4 जिलों के अंदर आपको मिलेगी। पहला जिला कुमरा गांव, दूसरा जिला भोपाल, तीसरा जिला विदिशा, और चौथा जिला मिलता है हमें सागर। इसके बाद ये नदी प्रवेश करती है उत्तर प्रदेश के अंदर। उत्तर प्रदेश के अंदर ये नदी प्रवेश करती है, और उत्तर प्रदेश का यहाँ पर जो जिला मिलता है वो है ललितपुर। तो उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले से होते हुए ये नदी पुनः मध्य प्रदेश में प्रवेश कर जाती है। और मध्य प्रदेश के टीकम और निवाड़ी, मध्य प्रदेश के 2 जिले हैं, टीकमगढ़ और निवाड़ी से होते हुए ये पुनः उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। और उत्तर प्रदेश के झांसी जिले से होते हुए हमीरपुर के पास यमुना नदी से मिल जाती है। तो ये इसका पूरा कोर्स हुआ। तो एक बार इसको दोबारा से देखेंगे पूरा। तो इस नदी का उद्गम कहाँ से हुआ था? रायसेन से। रायसेन से निकलने के बाद ये नदी प्रवेश करती है कहाँ पर? भोपाल। भोपाल जिले की सीमा बनाते हुए ये प्रवेश करती है आगे विदिशा जिले में। विदिशा जिले की सीमा बनाते हुए ये नदी प्रवेश करती है सागर में। सागर के बाद ये नदी प्रवेश कर जाती है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के ललितपुर से होते हुए ये नदी प्रवेश करती है पुनः मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश के निवाड़ी और टीकमगढ़ जिलों से होते हुए ये नदी झांसी उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है, और उत्तर प्रदेश के झांसी से होते हुए हमीरपुर में ये नदी यमुना नदी से जाकर मिल जाती है। क्लियर हुआ सभी को? तो इस तरीके से तो 4 जिले मध्य प्रदेश के यहाँ पर ये मिलते हैं, और उसके बाद 2 जिले हमें मध्य प्रदेश के और मिलते हैं। तो 5वां जिला इस पर मिलता है टीकमगढ़, और 6वां जिला मिलता है निवाड़ी। उत्तर प्रदेश के इसमें 3 जिले मिलते हैं, ललितपुर, झांसी, और तीसरा जो जिला है संगम पर मिलता है वो है हमीरपुर। तो मध्य प्रदेश के जिले आपको याद रखना है, रायसेन, भोपाल, विदिशा, सागर, और उसके बाद टीकमगढ़, निवाड़ी। तो 2 बार ये मध्य प्रदेश में प्रवेश प्रवाहित होती है, पहले मध्य प्रदेश में, फिर उत्तर प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश में, और उसके बाद फिर उत्तर प्रदेश। तो ये इसका अपवाह तंत्र हो गया। इसकी अगर हम सहायक नदियों की बात करें तो इससे कौन कौन सी सहायक नदी मिलती है? तो इसकी सहायक नदियों के अंदर अगर हम देखें तो रायसेन से ही एक नदी निकल कर आती है और सागर जिले में जाकर इससे मिल जाती है। तो रायसेन के क्षेत्र से ये नदी निकलेगी और सागर जिले में जाकर मिलेगी। इसको कहा जाता है बीना नदी। सागर का बीना क्षेत्र वैसे ही फेमस है, ठीक है। तो सागर से, रायसेन से निकलेगी और सागर में जाकर इस नदी से मिल जाएगी। इसको कहा जाता है बीना नदी, पहली ट्रिब्यूटरी। इसके अलावा रायसेन से ही एक नदी और निकलती है जो सागर से होते हुए ललितपुर यूपी में जाकर मिल जाती है। तो रायसेन से निकलेगी, सागर से होते हुए ललितपुर यूपी में जाकर मिलती है। इस नदी को कहा जाता है दसान। तो यहाँ पर बेतवा नदी की सबसे प्रमुख सहायक या सबसे बड़ी सहायक नदी मिलती है, वो है हमें दसान नदी, जो रायसेन से निकलती है और पूरे सागर में प्रवाहित होते हुए उत्तर प्रदेश के ललितपुर में जाके बेतवा नदी के साथ मिल जाती है। इसके अलावा सागर, यूपी, टीकमगढ़ और निवाड़ी जिलों से बहते हुए एक नदी निकलती है जिसको कहते हैं जामनी नदी। तो इस नदी को क्या कहा जाता है? जामनी नदी। तो ये ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं है, फिर भी आप याद रख सकते हैं जामनी नदी।
तो दो नदियां यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण हैं। यहाँ पर पहली सहायक नदी मिलती है बीना, जो रायसेन से निकलते हुए सागर में जाकर मिल जाती है। दूसरी है दसान, जो रायसेन से निकलने के बाद पूरे सागर जिले से प्रवाहित होते हुए ललितपुर में उत्तर प्रदेश में जाके मिल जाती है। तो ये इसकी सहायक नदियां भी कंप्लीट हो। तो ये पूरा जो तंत्र हमें मिलता है, ये तंत्र है हमें बेतवा नदी का। ये देख लेना बाहर जाकर, तो कोई है इंक्वायरी है शायद, ठीक है। इसके बाद तो ये पूरा तंत्र है। अब इस पूरे तंत्र को हम तोड़ मरोड़ कर पढ़ते हैं, मतलब छोटे छोटे स्टेप में इसको हम पढ़ते हैं। तो देखें जरा कैसे हमें कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले यहां पर देखेंगे तो बेतवा नदी का उद्गम कहां से होता है? रायसेन जिले से। रायसेन जिले के निकलने के बाद ये नदी प्रवेश करती है भोपाल जिले के अंदर। तो रायसेन से निकलने के बाद कहां प्रवेश करेगी? भोपाल में। तो सबसे पहले उद्गम याद रखेंगे कहां से होगा इसका? रायसेन से। रायसेन से निकलने के बाद ये नदी प्रवेश करेगी भोपाल जिले में, और भोपाल जिले से होते हुए ये नदी प्रवेश करती है विदिशा जिले में, और विदिशा से होते हुए ये नदी प्रवेश कर जाती है सागर जिले में, और सागर के बाद ये उत्तर प्रदेश के टीकमगढ़ में प्रवेश करती है, और उसके बाद निवाड़ी, और टीकमगढ़ निवाड़ी से होते हुए टीकमगढ़ निवाड़ी मध्य प्रदेश के हैं, और उसके बाद उत्तर प्रदेश के ललितपुर में प्रवेश करती है, और ललितपुर के बाद झांसी से होते हुए उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में जाके मिल जाती है यमुना नदी से। तो ये इसका पूरे का पूरा अपवाह क्षेत्र है। तो उद्गम यहां से हम बता सकते हैं इसका कहां से होता है? रायसेन के कुमरा गांव से। और मुहाना यहां पर हम बता सकते हैं कि इसका मुहाना कहां पर है। तो यहाँ पर पहली चीज हमें उद्गम याद रखना है, दूसरी चीज मुहाना याद रखना है, और तीसरा इसका प्रवाह याद रखना है। तो इस नदी के ओरिजिन की बात करें तो ओरिजिन कहां से होता है? कुमरा गांव रायसेन से। माउथ कहां पर है? यमुना नदी हमीरपुर में। लेंथ है 590 किलोमीटर, जिसमें से 232 किलोमीटर ये मध्य प्रदेश में प्रवाहित होती है। और कोर्स की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश के रायसेन, भोपाल, विदिशा, सागर, टीकमगढ़, निवाड़ी, इन जिलों में प्रवाहित होती है, और उत्तर प्रदेश के ललितपुर, झांसी और हमीरपुर 3 जिलों से प्रवाहित होती है। क्लियर हो गया? तो ये यहां पर हमने ओरिजिन, माउथ, लेंथ और कोर्स के बारे में पढ़ लिया। अब आगे देखें, अगर इसकी ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो इससे मिलने वाली एक सहायक नदी थी जो रायसेन से ही निकलती है और सागर में जाकर इससे मिल जाती है, जिसको कहा जाता है बीना नदी। बीना नदी के बाद रायसेन से ही एक नदी निकलती है जो रायसेन से निकलती है, और रायसेन से निकलने के बाद सागर जिले से होते हुए तो रायसेन से सागर, और सागर से होते हुए हम ललितपुर के पास में जाके मिल जाती है। इसको कहा जाता है दसान नदी। और दसान के बाद यहाँ पर टीकमगढ़ वाली क्षेत्र से निकलती है कौन सी? जामनी नदी। तो इस तरीके से 3 इसकी सहायक नदियां मिलती हैं। पहली नदी है बीना, दूसरी है दसान, और तीसरी है जामनी नदी। ठीक है, तो ये झांसी में जाके मिल जाएगी इससे। तो ये नदी मिलती है ललितपुर में, ये नदी मिलती है सागर में, और ये नदी मिलती है झांसी के अंदर। तो 3 नदियां होंगी, बीना, दसान और जामनी। सबसे महत्वपूर्ण और सबसे जो बड़ी नदी मिलती है वो कौन सी मिलती है हमें? यहाँ पर दसान नदी। ये खास तौर पर याद रखना है। तो लिख लें, तो ट्रिब्यूटरी क्या मिलेगी? बीना। बीना कहाँ से निकलती है? रायसेन से। तो रायसेन से ये निकलेगी, उद्गम रायसेन से प्रवेश करेगी सागर में। सागर जिले के अंदर ही बीना नदी पर यहाँ पर एक वाटरफॉल बना हुआ है जिसको कहा जाता है राहतगढ़। तो इसी नदी पर यहाँ पर क्या बना हुआ है? राहतगढ़ जलप्रपात बना हुआ है। क्लियर हो गया? इसके अलावा इसकी दूसरी सहायक जो नदी मिलती है दसान के बारे में थोड़ा अच्छे से याद रख लेंगे। तो दसान नदी का उद्गम कहां से होता है? तो दसान नदी का उद्गम बेगमगंज तहसील रायसेन से होता है। तो रायसेन की बेगमगंज तहसील से निकलती है। इसके बाद इसका जो प्रवाह है वो 3 जिलों में मिलता है, रायसेन से सागर, और सागर से चली जाती है ललितपुर उत्तर प्रदेश के अंदर। टोटल लेंथ है इसकी 365 किलोमीटर, जिसमें से 240 किलोमीटर मध्य प्रदेश में प्रवाहित होती है। और इसी नदी पर महोबा में एक लहसुरा डैम बना हुआ है। तो इसी नदी पर महोबा में क्या बना हुआ है? दसान नदी पर ही लहचुरा डैम बना हुआ है। क्लियर हो गया? तो ये हमारी ट्रिब्यूटरीज हो गई बीना और
धसान, तो धसान के बारे में थोड़ा सा और याद रखेंगे। उद्गम इसका बेगमगंज तहसील रायसेन से होता है, मुहाना इसका ललितपुर में है, और इसके जो मार्ग में जो जिला पड़ता है वो है केवल सागर। तो सबसे ज्यादा ये सागर जिले में प्रवाहित होती है। लेंथ 365 किलोमीटर, जिसमें से 240 किलोमीटर केवल मध्य प्रदेश में प्रवाहित होती है, और इसी नदी पर महोबा जिले के अंदर लहचूरा डैम बना हुआ है। अगली जो नदी मिलती है वो है जामनी। जामनी नदी की बात करें तो इसका उद्गम भी सागर जिले से होता है। सागर से निकलने के बाद ये प्रवेश करेगी टीकमगढ़, निवाड़ी, और ये लास्ट में ललितपुर। ललितपुर को लास्ट में लिख लेना। तो पहले जाएगी सागर, सागर के बाद टीकमगढ़, टीकमगढ़ के बाद निवाड़ी, और उसके बाद जो चौथा जिला मिलेगा वो है ललितपुर। तो ललितपुर में जाकर ये मिल जाएगी, जो आपकी, ठीक है, यूपी में स्थित है। ठीक है, या ललितपुर की जगह झांसी लिख लेना आप, झांसी के पास में मिलेगी ये, झांसी लिख लेना। यहां पर मिलती है तो झांसी आ जाता है। तो इस तरीके से हमने बेतवा नदी का उद्गम देख लिया। बेतवा नदी की टोटल लेंथ क्या है, बेतवा नदी की मुहाना कहां पर है, और बेतवा नदी का पूरा कोर्स पड़ा। यहां पर हमने ये देख लिया कि बेतवा नदी की कौन कौन सी सहायक नदियां हैं, बीना, दसान और जामनी, 3 नदियां हमें मिलती हैं। इस बेतवा नदी पर बनने वाले कुछ डैमों की अगर हम बात करें तो बेतवा नदी पर एक डैम बना हुआ है जिसका नाम है सम्राट अशोक सागर। तो विदिशा जिले में ही हमें मिलता है सम्राट अशोक सागर। इसके बाद हमें दूसरा जो डैम मिलता है इस पर राजघाट, राजघाट के बाद तीसरा मिलता है माता टीला, और माता टीला के बाद मिलता है परीक्षा डैम। ये झांसी जिले के अंदर मिलेगा। तो इस तरीके से इसके ऊपर कितनी परियोजना है, 4 परियोजनाएं। ठीक है, इन परियोजनाओं की डिटेल हम एक परियोजनाओं का अलग से प्रोजेक्ट पढ़ेंगे, उसके अंदर करेंगे। अभी केवल याद रखो कि ये जो प्रोजेक्ट हैं या जो डैम है वो किस नदी पर स्थित है। तो सम्राट अशोक सागर, राजघाट, माता टीला और परीक्षा, ये चारों ही डैम किस नदी पर हैं, बेतवा नदी पर। और जो दसान नदी है इसके ऊपर क्या बना हुआ है, लहचूरा डैम बना हुआ। तो इस नदी पर टोटल 5 प्रोजेक्ट हमें मिलते हैं। पहला प्रोजेक्ट मिलता है जिसको कहते हैं सम्राट अशोक। इसी सम्राट अशोक को हलाली के नाम से भी जाना जाता है, जो कहां पर मिलता है, हमें विदिशा जिले में। दूसरा जो प्रोजेक्ट है हमारा वो है राजघाट परियोजना। इस राजघाट को रानी लक्ष्मीबाई परियोजना के नाम से भी जाना जाता है, जो अशोकनगर और इधर से उत्तर प्रदेश की ललितपुर, ठीक है, ललितपुर, तो उत्तर प्रदेश के ललितपुर के साथ ये जुड़ा हुआ है। वैसे ललितपुर में है तो अशोकनगर को ये टच कर जाता है, वैसे ये नदी अशोकनगर में नहीं जाती, बना ये ललितपुर में है और उत्तर प्रदेश के, मध्य प्रदेश के अशोकनगर को स्पर्श करता है। इसके अलावा माता टीला बांध, ये पूरी तरीके से ललितपुर में बना हुआ है। परीक्षा डैम पूरी तरीके से झांसी में बना हुआ है, और लहचूरा डैम महोबा में है। ये किस नदी पर है, तो ये धसान नदी पर बना हुआ। बाकी ये सारे के सारे डैम किस नदी पर हैं, तो ये चारों के चारों डैम आपके डायरेक्ट बेतवा नदी पर बने हुए। तो इस तरीके से बेतवा नदी पर हमें 4 प्रोजेक्ट मिलते हैं, और दक्षिण से उत्तर का क्रम भी याद रखना। सबसे पहले सम्राट अशोक, सम्राट अशोक से ऊपर जाएंगे तो राजघाट, राजघाट के ऊपर माता टीला, रसम के नाम से याद, शरम के नाम से याद रखना। क्या याद रखेंगे, शरम। तो सबसे पहले सम्राट अशोक, फिर राजघाट, फिर माता टीला, और शरम के बाद क्या होती है, परीक्षा। ठीक है, तो शरम के बाद शरम उतारोगे तो परीक्षा में पास हो जाओगे। तो सम्राट अशोक सागर, फिर राजघाट, फिर माता टीला, और उसके बाद क्या मिलेगा, परीक्षा डैम। चारों क्रम से याद रखेंगे। और लहचूरा डैम किस नदी पर है, दसान नदी पर स्थित है। क्लियर हो गया यहां तक। इसके बाद इस पर कुछ वाटरफॉल हैं, जैसे बीना नदी पर हमने यहां पर पढ़ा था भालकुंड, और इसी भालकुंड को राहतगढ़ के नाम से जाना जाता है, जो सागर में किस नदी पर बना हुआ है, बीना नदी पर बना हुआ। तो इसी बीना नदी पर क्या बना हुआ है, राहतगढ़ या भालकुंड जलप्रपात बना हुआ है। इसके अलावा इसको वेत्रवती और विद्यावती के नाम से भी जाना जाता है। तो इसके 2 उपनाम याद रखेंगे, इसको वेत्रवती भी कहते हैं और विद्यावती भी कहते हैं। और ओरछा के अंदर इसको स्पेशली किस नाम से जाना जाता है, सतधारा के नाम से जाना जाता है। तो ओरछा वाले बेल्ट में इसको स्पेशली क्या कहते हैं, सतधारा के नाम से जाना जाता है। ये कुछ फैक्ट हैं, इनको आप याद रख सकते हैं। बाकी हम फैक्टों को पूरी जब नदियां पढ़ेंगे, सारे फैक्ट में नदियों को अलग से लिखा दूंगा। फिर भी आप यहाँ पर कुछ फैक्ट पढ़ सकते हैं, जैसे गंगाज ऑफ बुंदेलखंड, बुंदेलखंड की गंगा इसे कहा जाता है। गंगा ऑफ मध्य प्रदेश ऑन द बेसिस ऑफ पॉल्यूशन, तो यहाँ पर पवित्रता के आधार पर, प्रदूषण के आधार पर अलग अलग सिक्वेंस आते हैं, उन सबको हम एक साथ अलग से पढ़ लेंगे। अभी केवल याद रखेंगे तो ऑन द पॉल्यूशन, तो प्रदूषण के आधार पर इसको मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है। और इसी नदी पर एक देवगढ़ फोर्ट स्थित है,
तो देवगढ़ फोर्ट उत्तर प्रदेश में है, जो इसी बेतवा नदी पर बना हुआ है और ये समुद्र नदी के बीचों बीच बना हुआ है। इसलिए इस देवगढ़ फोर्ट को, देवगढ़ के किले को बेतवा नदी का द्वीप कहा जाता है। तो आइलैंड ऑफ बेतवा रिवर किसे कहा जाता है? देवगढ़ फोर्ट को। कहां पर है ये? उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो ये कुछ फैक्ट आप याद रखेंगे किसके बारे में? बेतवा नदी के बारे में। तो यहां तक हमारी कहानी होती है किसको लेकर? बेतवा नदी को लेकर। अब हमारे पास दो नदियां और बचती हैं, केन, टॉन्स और सोन। तो केन नदी को थोड़ा सा और देखते हैं, टॉन्स और सोन को अगली क्लास में पढ़ेंगे। केन नदी की अगर हम बात करें तो केन नदी का उद्गम कटनी जिले से होता है। कटनी जिले से निकलने के बाद, तो उद्गम कहां से होगा? कटनी से। कटनी जिले से निकलने के बाद ये उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में यमुना नदी से जाकर मिल जाएगी। तो उद्गम पॉइंट आप याद रख सकते हैं, इसका क्या है, और इसका मुहाना याद रख सकते हैं। तो केन नदी का उद्गम कहां से? कटनी जिले से। मुहाना कहां पर? उत्तर प्रदेश के बांदा में। इसके बाद ये नदी का जो अपवाह है वो पन्ना जिले में है। पन्ना जिले के बाद ये नदी प्रवेश करती है छतरपुर, मतलब पन्ना और छतरपुर की सीमा कह सकते हैं। तो ये कटनी, पन्ना, छतरपुर से होते हुए उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में यमुना नदी से मिल जाती है। तो ओरिजिन बता सकते हैं इसका, कैमूर कटनी के अहिर गांव से होता है। मुहाना कहां पर है? यमुना नदी, बांदा जिले में। लेंथ इसकी 427 है, जिसमें से 292 किलोमीटर ये डाटा थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। 427 में से 292 किलोमीटर मध्य प्रदेश में है। कोर्स की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश के कटनी, पन्ना और छतरपुर, और उत्तर प्रदेश का केवल एक ही जिला, वो है बांदा जिला। तो इस तरीके से आप केन नदी के बारे में यहाँ पर बता सकते हैं। और इसी का जो पुराना नाम मिलता है वो है शुक्तिमती। तो इस नदी को शुक्तिमती के नाम से भी जाना जाता है। तो शुक्तिमती के नाम से इस नदी को जाना जाता है। तो इस तरीके से ये केन नदी होती है। केन नदी की कुछ सहायक नदियों की अगर हम बात करें तो केन नदी से मिलने वाली जो सहायक नदियां हैं उसमें मिलती है एक सोनार नदी। तो केन की सबसे बड़ी जो सहायक नदी है वो कौन सी है? सोनार नदी। और सोनार नदी की ही सहायक नदी मिलती है जहां पर श्यामरी नदी। तो सोनार नदी से कौन मिलती है? श्यामरी नदी। तो इसकी सबसे बड़ी जो सहायक नदी मिलेगी वो सोनार नदी है लेफ्ट हैंड से, और लेफ्ट हैंड से इसमें श्यामरी नदी मिलेगी। इसके अलावा इससे मिलने वाली नदियां गुदैन है, मीर हसन है, इसके अलावा ब्यारमा है। इस साइड से मिलने वाली नदी है उर्मिल, और यूपी की तरफ से मिलने वाली नदी है चंद्रवाल। तो ये इसकी कुछ सहायक नदियां आप यहाँ पर याद रख सकते हैं। तो इसमें सोनार और उर्मिल को खास तौर पर याद रखना। तो सोनार नदी की अगर हम बात करें तो सोनार नदी का, इसके बारे में थोड़ा अच्छे से पढ़ लेना क्योंकि बड़ी नदी है। तो सोनार नदी का उद्गम जो होता है वो सागर जिले से होता है। सागर के बाद ये प्रवेश करती दमोह, और दमोह से प्रवेश करती है पन्ना में। तो सागर से ये नदी निकलेगी। तो सागर से जब ये नदी निकलेगी, सागर से निकलने के बाद प्रवेश करेगी दमोह में, और दमोह के बाद पन्ना में जाकर क्या करेगी? केन नदी से मिल जाएगी। इसकी ट्रिब्यूटरी का नाम है ब्यारमा। तो ब्यारमा भी आती है सागर से, और सागर से जाके दमोह में मिल जाती है। इसके अलावा गूडन, श्यामरी, उर्विल, चंद्रवाल और मीर हसन ये इसकी अन्य सहायक, इनके केवल नाम याद रखने, पूरा डिटेल से नहीं पढ़ना इनको। केन नदी पर कुछ प्रोजेक्ट बने हुए हैं, जैसे इस पर गंगो प्रोजेक्ट बना हुआ है, लगभग छतरपुर जिले में ही मिलते हैं। इसके ऊपर रंगो प्रोजेक्ट बना हुआ है, और उर्मिल नदी पर इस पर उर्मिल प्रोजेक्ट बना हुआ। तो 3 प्रोजेक्ट इस नदी पर मिलते हैं। गंगो प्रोजेक्ट जो पन्ना छतरपुर जिले में, रंगो प्रोजेक्ट जो पूरी तरीके से छतरपुर जिले में है, और उर्मिल प्रोजेक्ट जो छतरपुर जिले में स्थित है। ठीक है, तो ये किस नदी पर बना हुआ है ये स्पेशली याद रखेंगे, ये उर्मिल नदी पर बना हुआ है। इसके ऊपर 2 वाटरफॉल मिलते हैं, एक का नाम है पांडव वाटरफॉल और एक का नाम है रनेह वाटरफॉल। तो पांडव, गाथा और रनेह, ये 3 वाटरफॉल इस नदी पर हमें मिलते हैं। वाटरफॉल की भी अलग से हम क्लास करेंगे। कई किताबों में कनेक की जगह स्नेह लिखा रहता है, लेकिन हिंदी ग्रंथ अकेडमी में अगर आप जाएंगे तो वहां पर रनेह शब्द ही लिखा हुआ है। तो आप दोनों में से डिसाइड करते हैं कि आपको स्नेह लिखना है कि रनेह लिखना। तो इस तरीके से यहाँ पर ये केन नदी का छोटा सा अपवाह तंत्र भी कंप्लीट होता है। तो यहाँ पर हमने केन नदी को मैं कल दोबारा से और रिपीट करवा दूंगा, अगर जल्दबाजी में थोड़ा स्पीड हुआ है तो केन को हम दोबारा से कर ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर 2 नदियों का हमारा टारगेट था आज, तो वो थी आपकी सिंध नदी और बेतवा नदी। केन को मैं कल पूरा रिपीट करवा दूंगा। तो केवल 2 नदियों को टारगेट करेंगे, बेतवा नदी और सिंध नदी। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं चंबल नदी। ठीक है, तो ये 2 नदियां आपकी यहाँ पर कंप्लीट होती हैं। अगली क्लास में हम केन, टॉन्स और सोन तीनों नदियों को एक साथ ले लेंगे, जिससे आपका उत्तर पूर्व का अपवाह तंत्र पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।